नमस्कार। आप सबों का हमारे चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हमने ऑलरेडी आर्टिकल 32 पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो में पांच जो रिट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स हैं, जो रिट इशू करता है आपके फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करने के लिए। रिट के पावर है फंडामेंटल राइट के खिलाफ इशू करने के लिए, फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करने के लिए। उस पांचों रिट को हम उसके मीनिंग को समझेंगे और 10 MCQ के थ्रू इस पांचों रिट को समझने और जानने का प्रयास करेंगे। उस 10 क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं एक एक रिट्स का मीनिंग आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा दूंगा, बता दूंगा, ताकि वो MCQ कर लेंगे तो फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा और इस रिट में आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो। रिट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो वो कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो वो जो पिटीशन फाइल करेगा, वो पिटीशन का नाम होता है रिट पिटीशन। रिट पिटीशन फाइल किया है हमने क्योंकि मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है और मैं रिट पिटीशन फाइल कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में। और जो सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर इशू करेगा वो भी इन द नेचर ऑफ रिट। ऑर्डर इन द नेचर ऑफ रिट लिखा होता है, दिस ऑर्डर इज रिलेटेड टू हेबियस कॉर्पस, दिस ऑर्डर इज रिलेटेड टू मैंडेमस, दिस इज सर्शियोरारी, ऐसे लिखा होता है। और जो रिट करने वाला पिटिशनर होता है वो भी लिखता है कि दिस इज वी रिक्वेस्ट यू टू इशू जजमेंट इन द नेचर ऑफ मैंडेमस और इन द नेचर ऑफ को वारंटो। इस टाइप का वो डिमांड करते हैं पब्लिक कि इस तरह का आप हमें आदेश दें ताकि हमारे फंडामेंटल का राइट का रिस्टोर किया जा सके और रेमेडी मिल सके। तो सबसे पहले पांचों रिट को देखते हैं कि क्या है। सबसे पहला जो है आपका हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस हिंदी में इसका मतलब है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका ये जो अवेलेबल है, सबसे पहले तो इसको आप जानना पड़ेगा कि प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी की जो बात करता है, यानी अगर कोई व्यक्ति को इल्लीगल तरीके से आप जेल में रखे हुए हैं, इल्लीगल तरीके से डिटेन किए हुए हैं, तो उसको ये हेबियस कॉर्पस का रिट अवेलेबल है। वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की, मेरा जो अरेस्ट है वो इलीगल तरीके से किया गया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो नहीं किया गया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया गया है, जस्टिफाइड नहीं है मेरा डिटेंशन। और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उस व्यक्ति का अरेस्ट जो है वो इलीगल है तो उसको आदेश दे देगा कि इसको आप इमीडिएटली रिलीज करो। यानी आर्टिकल 21 को रिस्टोर कर दिया, आपकी लिबर्टी को छीना गया। फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी, आपको जेल में नहीं रखा जा सकता है, आप स्वतंत्र हैं, व्यक्तिगत रूप से आप स्वतंत्रता है, आपकी दैहिक स्वतंत्रता है, आपके अपने बॉडी पे कंट्रोल है, आपको किसी चार दीवारी के अंदर आपको रखा नहीं जा सकता है। तो उसके खिलाफ हेबियस कॉर्पस का रिट पिटीशन में भी किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट भी हेबियस कॉर्पस का आदेश जारी करती है, जिसमें व्यक्ति को आप आजाद कर सकते हैं। अगर अवैध तरीके से बंदी बनाया गया है तो व्यक्ति को मुक्त करने का आदेश दिया जा सकता है। ये किसके लिए अवेलेबल है? तो फॉर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक, यानी सरकार और निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ हेबियस कॉर्पस इशू किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। हालांकि फंडामेंटल राइट हम देखते हैं कि सिर्फ किसके खिलाफ अवेलेबल है? स्टेट के खिलाफ। तो स्टेट के खिलाफ तो हेबियस कॉर्पस जारी होगा ही, पुलिस के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ जिसने अरेस्ट किया है, आपको डिटेन किया है। प्राइवेट व्यक्ति के भी खिलाफ हेबियस कॉर्पस इशू किया जा सकता है। यदि प्राइवेट व्यक्ति किसी को बंदी बना लिया है, किसी को अपने घर में ही बंद कर दिया है, उसके फ्रीडम को कर्टेल कर दिया, लिबर्टी को छीन लिया है, तो प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ भी इसको इशू किया जा सकता है। तो दोनों, प्राइवेट और पब्लिक दोनों के खिलाफ अवेलेबल है। इसका मीनिंग जरूर याद कर लीजिए। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी, और बोथ प्राइवेट और पब्लिक के लिए अवेलेबल है। ये सबसे आपके सवाल बनते हैं। 24 घंटे के अंदर सशरीर उपस्थित होने का आदेश आपको दिया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जा सकता है कि विद इन 24 आवर्स आप उस व्यक्ति को जिसको आपने अरेस्ट किया है उसको हमारे सामने ले आके प्रस्तुत करो, फिर हम उसके ऊपर निर्णय देंगे। नेक्स्ट है मैंडेमस। मैंडेमस का मीनिंग होता है वी कमांड। वी कमांड, वी कमांड, हम आदेश देते हैं कि, हम आदेश देते हैं, उसके बाद सो एंड सो। ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी क्षेत्र में अवेलेबल है, ओनली फॉर पब्लिक यानी सरकारी क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में। निजी क्षेत्र में अवेलेबल नहीं है। निजी व्यक्ति के खिलाफ आप इसको नहीं इशू कर सकते, सिर्फ और सिर्फ सरकारी, ये आपको ध्यान रखना है।
ये क्यों इशू किया जाता है? ये इशू किया जाता है सरकारी व्यक्ति के खिलाफ, और उससे बोला जाता है कि तुमने ये ड्यूटी परफॉर्म नहीं किया है, उसको परफॉर्म करने का आदेश दिया जाता है। उसके उस ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करने से किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो वैसा व्यक्ति जा सकता है। आप अगर सरकारी ऑफिस में कोई भी, जैसे बिजली का ही कनेक्शन के लिए आपने आवेदन दिया है, या मान लीजिए एक तो लाइव केस है नागपुर का जो मामला है कि एक लेडी ने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में लेटर दिया, 6 महीने बीत गए, उसके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं दिया गया, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को महाराष्ट्र में मैंडेमस इशू करता है और बोलता है कि आप इमीडिएटली उसके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन दीजिए, और उसमें ये आदेश ये भी देता है कि राइट टू हैव इलेक्ट्रिसिटी इन टूडेज सर्कमस्टांसेस इज अ राइट विदिन द आर्टिकल 21, within article 21, which is right to life. Right to dignified life also include right to have electricity connection. बिजली का कनेक्शन होना भी आर्टिकल 21 का पार्ट है, और आपके बिजली नहीं लगाने से, आपके बिजली कनेक्शन नहीं देने से उस व्यक्ति का मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 का उल्लंघन हुआ है। सो वी कमांड, वी मैंडेमस नेचर का हम आपको रिट इशू करते हैं कि आप इमीडिएटली उसको रीस्टोर कर दीजिए। तो मैंडेमस सिर्फ सरकारी क्षेत्र में अवेलेबल है, टाटा कंपनी के खिलाफ नहीं हो सकता है। जो भी टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी, इसको सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर नहीं दे सकती है। सिर्फ किसके खिलाफ? तो सरकारी व्यक्ति के खिलाफ जो सरकार में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज हैं। अब इसमें एक और जो एक्सेप्शन है कि इसमें आप राष्ट्रपति, राज्यपाल के खिलाफ आप नहीं इशू कर सकते। राष्ट्रपति, राज्यपाल अपवाद हैं, इनके खिलाफ आप नहीं इशू कर सकते। प्रेसिडेंट और गवर्नर, प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ, गवर्नर ये अपवाद है। ये भी, इससे भी सवाल बनता है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, ये एक्सेप्शंस है। प्रेसिडेंट, गवर्नर एक्सेप्शन है, इनके खिलाफ मैंडेमस जारी नहीं हो सकता है। आगे देखिए प्रोहिबिशन। इसके आगे प्रोहिबिशन और सर्शियोरारी, ये दोनों न्यायिक क्षेत्र में उपलब्ध है। दोनों issued against lower judiciary और ट्राइब्यूनल, अधीनस्थ न्यायालय या फिर अधिकरण के खिलाफ। हायर कोर्ट कौन इशू करता है? इशूड बाय हायर कोर्ट्स, इशूड बाय हायर कोर्ट्स, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट्स टू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। हायर कोर्ट निचले कोर्ट को इशू करता है। प्रोहिबिशन भी और सर्शियोरारी भी। तो सिर्फ किस क्षेत्र में अवेलेबल है? न्यायिक क्षेत्र में, जुडिशियल क्षेत्र में। लोअर कोर्ट के खिलाफ हायर कोर्ट इशू करेगा। दोनों में एक ही फर्क है कि स्टेज कब होगा, कब इशू करेगा। प्रोहिबिशन कहता है अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण को रोकता है, प्रिवेंट्स एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन। अगर कोई केस विचाराधीन है, उसका फैसला नहीं आया है, लोअर कोर्ट की बात हम कर रहे हैं, लोअर कोर्ट में कोई केस फाइल हुआ है, हियरिंग हो रही है, फैसला नहीं आया है, मामला विचाराधीन है, अंडर ट्रायल है, उस पे डेट्स आपको मिल रहे हैं। तो यदि उस लोअर कोर्ट ने अपने जुरिस्डिक्शन का वायलेशन करके उसके यहाँ वो केस होना ही नहीं चाहिए था और उसको उसने एक्सेप्ट करके उसके ऊपर आप जजमेंट दे रहे हो, तो वैसे मामले में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आप जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट प्रोहिबिशन उसको करेगा, कि प्रोहिबिट करेगा, उसके ऊपर प्रतिषेध लगाया कि आप आगे सुनवाई बंद करो, आगे आप इसको आपने गलत तरीके से अपने यहाँ इसको एडमिट किया है, अब इसके आगे आप इस पे सुनवाई पे रोक लगा देगा और वहां से केस ट्रांसफर कर देगा जहां पे एक्चुअली होना चाहिए सुनवाई। तो करेक्ट करता है कि अगर आपने केस एडमिट ही गलत जगह हुआ है, हियरिंग गलत जगह हो रही है, फैसला अभी नहीं आया है, तो उस मामले में प्रोहिबिशन इशू होता है। लेकिन अगर यही लोअर जुडिशरी फैसला दे दिया है आफ्टर द जजमेंट हो गया है, आफ्टर जजमेंट, तो फिर यह सर्शियोरारी इशू होता है टू क्वैश द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड। अब यहां पे फैसला आ गया है, उसको खत्म करने के लिए उस ऑर्डर को, उसमें लगता है कि गलत फैसला दिया गया है, उससे किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वायलेशन हो रहा है, तो उसमें वो रोक लगा देता है उस फैसले के ऊपर। वो कहता है कि इसकी पुनः सुनवाई होगी
और अपने पास सुनवाई करे या फिर पुनः सुनवाई करने के लिए आदेश देगा कि इसमें बहुत बड़ी त्रुटि है, टू रेक्टिफाई द मिस्टेक्स, टू रेक्टिफाई गलती को सुधारने के लिए, टू रेक्टिफाई द रॉन्ग ऑर्डर पास्ट, रॉन्ग ऑर्डर पास्ट, गलत ऑर्डर अगर दे दिया गया है तो उसको सुधार करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए यह पास किया जाता है। तो ये सर्शिरारी का मतलब है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, और टू बी इन्फॉर्म्ड, टू बी इन्फॉर्म्ड, इसका जो लिटरल मीनिंग है। कई बार ये भी आपसे पूछ दिया है, कई सारे स्टेट पीसीएस में पूछा गया है। तो इसमें यही है कि जब मामले का निर्णय आ चुका हो, वन फाइनल डिसीजन हैज बीन ऑलरेडी प्रोनाउंस्ड, तब सर्शिरारी किया जाता है। और प्रोहिबिशन जो था वो बिफोर फाइनल ऑर्डर था, जब मामला विचाराधीन था। केवल न्यायिक क्षेत्र में उपलब्ध है ये भी, निर्णयों में त्रुटियों को सुधारना तथा सही निर्णय देना, टू रेक्टिफाई द मिस्टेक्स ऑफ जजमेंट एंड गिव करेक्ट डिसीजन, दिस इज द पर्पस ऑफ सर्शिरारी। लास्ट है आपका को वारंटो। को वारंटो अगर आप देखेंगे तो सार्वजनिक पदों की रक्षा के लिए लिखा हुआ है, सार्वजनिक पद की वैधता की जांच, वैलिडिटी ऑफ पब्लिक ऑफिस, यानी जो सार्वजनिक पद है, आईएएस है, आईपीएस है, पुलिस है, कांस्टेबल है, सीओ है, बीडीओ है, इस कुर्सी पे वही व्यक्ति बैठे जो सही में योग्य हो, उसने परीक्षा पास की हो, क्वालिफाई करता हो, सारे शर्तों नियमों को जस्टिफाई करता हो, उसने जो मिनिमम जो अर्हता जो है, क्वालिफिकेशन है, उसको पूरी करता हो, एग्जाम पास करता हो, सरकार के द्वारा उसको नियुक्ति प्रदान की गई हो, गवर्नर के द्वारा उसको लेटर इशूड हो, तभी उस कुर्सी पे वो बैठने के लिए हकदार है। अगर कोई भी व्यक्ति उस पद पे बैठता है तो उसके खिलाफ अगर वो बैठता है तो आप देखिए कि शायद कोई योग्य व्यक्ति वहां जा सकता था और उस कुर्सी पे कोई और बैठ रहा है, तो जो अग्रीव्ड है वो भी जा सकता है, कोई एनजीओ भी जा सकता है, जागरूक नागरिक भी जा सकता है सुप्रीम कोर्ट कि ये किस अधिकार से इस कुर्सी पे बैठे हैं, और फिर उस व्यक्ति के खिलाफ को वारंटो इशू करके उसको नोटिस कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि आप अपने वैधता को प्रूफ करो, और उसको खाली करना पड़ेगा अगर वो प्रूफ नहीं कर पाता है। तो सार्वजनिक पद पे जो लोग बैठे हैं उनके खिलाफ, जो गवर्नमेंट पोस्ट पे हैं, पब्लिक अथॉरिटी हैं, जो पब्लिक पोस्ट पे बैठे हैं, उनके खिलाफ ये इश्यू होता है को वारंटो। सार्वजनिक पद पर व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच, किस प्राधिकार या वारंट के द्वारा वो बैठे हैं, अवैध कब्जे किए जाने से रोकता है को वारंटो। यानी अगर आप देखें तो जो आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16 क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, समानता के अवसर इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई इलीगल तरीके से उस कुर्सी पे बैठता है, उस पद को पा लेता है, तो किसका वायलेशन है, आर्टिकल 16 का वायलेशन है। वो क्या कहता है, सबको समान अवसर मिलेगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर मिलेगा। अब जब समान अवसर कैसे इंश्योर किया जाएगा कि आप क्वालिफाइड हैं, सब लोग ग्रेजुएट हैं, अब लाख लोग हैं, अब 500 सीट ही हैं, तो एग्जाम होगा, स्क्रीनिंग होगा, उसमें रिजर्वेशन का जो प्रावधान है वो लागू होगा, और फिर आप उस कुर्सी के हकदार होते हैं। अगर किसी योग्य व्यक्ति को वो कुर्सी नहीं मिलता है, किसी अयोग्य व्यक्ति को मिलता है, तो आर्टिकल 16 का उल्लंघन हो जाता है। तो आर्टिकल 16 के उल्लंघन के लिए आप कह सकते हैं कि को वारंटो इशू किया जा सकता है। अब हम लोग सवालों को देख लेते हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड टू अ प्राइवेट पर्सन एज वेल एज अ पब्लिक अथॉरिटी। सबसे पहले में ही हमने डिस्कस किया कि हेबियस कॉर्पस कैन बी इशूड टू बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक अथॉरिटी। इसको हम रेट से करते हैं, ठीक है। तो हेबियस कॉर्पस जो पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट पर्सन के खिलाफ इशू किया जा सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 32। इट इज अ फंडामेंटल राइट, yes it is right, that is true. The Supreme Court can refuse Supreme Court can refuse to exercise its power under Article 32. क्या कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है। अगर फंडामेंटल राइट्स का मामला है तो रिफ्यूज नहीं कर सकता है।
फंडामेंटल राइट का मामला नहीं है तो वैसे के मामले में रिफ्यूज कर सकता है। इट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, यस इट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। द सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स पावर अंडर आर्टिकल 32। इट कैनॉट रिफ्यूज इफ इट इज अ मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट, इट हैज टू एडमिट द केस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट above आर करेक्ट? तो 1 and 3 आर करेक्ट, तो आप सी ऑप्शन को कहेंगे कि सी ऑप्शन राइट है। द रिट ऑफ मैंडेमस कैनॉट बी इशूड अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? मैंने आपको बताया था एक्सेप्शन में मैंडेमस में किसको रखा गया है? प्रेसिडेंट और गवर्नर को। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ नहीं किया जा सकता है, गवर्नर के खिलाफ नहीं किया जा सकता है, बोथ ए एंड बी। इसका आंसर होगा डी जो होगा, बोथ ए एंड बी। Which of the following writs is issued by a higher court to quash? ये वर्ड जो मैंने आपको बताया था कि quash यानी फाइनल डिसीजन आ चुका है, उसको आप समाप्त करने के लिए, उसको रेक्टिफाई करने के लिए उसको क्वैश कर रहे हैं, यानी उस जजमेंट को नलीफाई कर रहे हैं, नल एंड वॉइड बना रहे हैं। तो कौन सा होगा? जब ऑर्डर आ चुका है तो यानी सर्शियरी, ऑर्डर से पहले प्रोहिबिशन। द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट। अब रिट ऑफ प्रोहिबिशन यानी, अब प्रोहिबिशन मैंने आपको बताया था ये भी न्यायिक क्षेत्र में उपलब्ध है, जुडिशियरी वाले एरिया में उपलब्ध है। हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करता है। कब करता है? जब मामला विचाराधीन हो, अंडर ट्रायल हो। टू कंपेल द लोअर कोर्ट टू स्पीड अप ए ट्रायल, टू क्वैश अ डिसीजन ऑलरेडी मेड बाय द लोअर कोर्ट। नहीं, ये क्या हो जाएगा? ये सर्शियरी है, तो बी आपका ऑप्शन नहीं होगा। टू प्रिवेंट द लोअर कोर्ट, to prevent the lower court from taking up a case beyond its jurisdiction, तो ये आपका सही मामला लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, टू इंक्वायर इनटू द लीगलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ ए पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। नहीं, ये तो को वारंटो है, तो इसका आंसर आपका है सी। सी आपका आंसर है। टू स्पीड अप द ट्रायल, नहीं, स्पीड अप ट्रायल नहीं, वो तो प्रोहिबिशन मतलब कि इलीगल तरीके से वहां पे केस ही फाइल हुआ है, वो लीगल वैधता उसको चैलेंज किया जा रहा है। अंडर आर्टिकल 32 द सुप्रीम कोर्ट कैन issue writs for the enforcement of fundamental rights, only fundamental rights, both fundamental rights and statutory rights, नहीं, only constitutional rights, all legal rights of a citizens। सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के मामले में सुप्रीम कोर्ट को रिट का पावर दिया गया है, ये बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ फंडामेंटल, तभी वो फंडामेंटल राइट चैप्टर 3 पार्ट 3 का ही पार्ट है। आर्टिकल 32 इज अ फंडामेंटल राइट इटसेल्फ। Right to defend your fundamental right is also a fundamental right under Article 32. तो only fundamental rights, तो आपका ये पहला ऑप्शन है। Which of the following statements is not correct? Not correct है, यानी बाकी सब सही होंगे, एक जो है करेक्ट नहीं होगा। Regarding the writ of quo warranto, quo warranto मैंने बोला पब्लिक ऑफिस के खिलाफ। It is issued to prevent illegal usurpation of the public office. Yes, it is true. It can be sought by any interested person and नॉट नेसेसरी बाय द अग्रीव्ड पर्सन, ये भी ठीक है, कोई भी जा सकता है, एनजीओ भी जा सकता है, कोई पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन भी जा सकता है पीआईएल के अंतर्गत। इट कैन बी इशूड अगेंस्ट अ मिनिस्टेरियल ऑफिस और अ प्राइवेट ऑफिस। नहीं, ये वाला जो है आपका रॉन्ग है। प्राइवेट ऑफिस नहीं, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ऑफिस में जो है, सरकारी नौकरी में जो व्यक्ति हैं उनके खिलाफ है। द ऑफिस मस्ट बी ऑफ पब्लिक नेचर, यस पब्लिक नेचर होना चाहिए, एंड क्रिएटेड बाय ए स्टैट्यूट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूट और या कानूनी तरीके से पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा से या संवैधानिक तरीके से उस ऑफिस का स्थापना होना चाहिए, तभी उसको हम मानेंगे सरकारी है। ठीक है, सही बात है। तो इसमें जो नॉट करेक्ट है आपका सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। आंसर इसका है सी। 8th क्वेश्चन, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट अंडर आर्टिकल 32 इज अ डिस्क्रिशनरी पावर, ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल तो है लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है। इवन हाई कोर्ट कैन इशू रिट फॉर रिस्टोरिंग फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 226। 226 आर्टिकल के अंतर्गत हाई कोर्ट को भी पावर है, इसलिए एक्सक्लूसिव वर्ड से ये नहीं सही है। ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, ये आपका सही है। एपेलेट जुरिस्डिक्शन नहीं। डिस्क्रिशनरी पावर नहीं, जब आपके पास अपील कोई अपीलार्थी जाएगा, पीआईएल होगा या फिर कोई अग्रीव व्यक्ति जाएगा, तभी आप कर सकते हैं। ओरिजिनल, ओरिजिनल यानी ओरिजिन कर सकता है, इनिशिएट किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, बट नॉट एक्सक्लूसिव, क्योंकि वो ओरिजिन हाई कोर्ट में भी हो सकता है। व्यक्ति के ऊपर है कि वो जाए, हाई कोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट जाए, तो ओरिजिन वो कहीं भी हो सकता है।
हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। तो सुप्रीम कोर्ट में भी ओरिजिन हो सकता है, लेकिन नॉट एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, बिकॉज हाई कोर्ट ऑल्सो हैव द पावर टू इशू रिट फॉर फंडामेंटल राइट्स, फॉर रिस्टोरिंग फंडामेंटल राइट्स। इसलिए इसका आंसर है आपका सी। अंडर आर्टिकल 32 द सुप्रीम कोर्ट कैन रेफ्यूज टू गिव रिलीफ इफ द पिटिशनर हैज नॉट अप्रोच द हाई कोर्ट फर्स्ट। नहीं, जब आपको आर्टिकल 32 में डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं तो क्यों नहीं। द फंडामेंटल राइट हैज नॉट बीन वायलेटेड, द फंडामेंटल राइट हैज नॉट बीन वायलेटेड, तो रिफ्यूज कर सकता है, क्योंकि ये सिर्फ फंडामेंटल राइट के ही रिस्टोर करने के लिए बना हुआ है। पिटिशनर इज फॉरेनर मतलब ही नहीं है, क्योंकि फॉरेनर को भी फंडामेंटल राइट अवेलेबल है। बहुत सारे आर्टिकल्स इसमें आपको याद रखना है कौन कौन से हैं। तो 15, 16, 19, 29 और 30, इसको छोड़ के बाकी सारे अधिकार ये फॉरेनर को अवेलेबल नहीं है। बाकी सारे राइट, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, रिलीजियस राइट्स, ये सारे किसको अवेलेबल है, फॉरेनर को अवेलेबल है। गवर्नमेंट रिक्वेस्ट इट, नहीं। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज ऑल्सो नोन एज पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम कब होता है, आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ आप कॉज पता करते हो, आफ्टर डेथ टू नो द कॉज ऑफ डेथ, नो द कॉज ऑफ डेथ। तो इसी एनालॉजी को यूज करते हुए ये पीसीएस का क्वेश्चन है कि कौन सा है पोस्टमार्टम। तो इसमें आप कह सकते हैं कि आफ्टर जजमेंट पास हो चुका है, तब हम उसके ऊपर उसकी एनालिसिस कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं कि उसमें गलत हुआ या सही हुआ, कौन सा पार्ट सही है, कौन सा पार्ट गलत है, जैसा हम डेथ के बाद पता लगाते हैं। तो इसका आंसर है आपका सर्शियरी इज ऑल्सो नोन एज पोस्टमार्टम। तो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बाकी वीडियोस को भी देखें, ताकि आपकी समझ पॉलिटी में बेहतर हो। पॉलिटी सिंप्लीफाई करना यही हमारा उद्देश्य है। आने वाले समय में आप बाकी टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाऊंगा। गवर्नर, डीपीएसपी, ये सब प्रायोरिटी पे मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।